जब मंडी में कोई जाएगा नहीं तो मंडियों का होगा क्या? ये आड़ती सारे क्या करेंगे? तो लिहाजा जो है व्यापारी भी गांव में ही निकल पड़ेगा और मंडियां जो है बंद हो जाएंगी और आड़तियों का धंधा जो है चला जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया और आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। आज करेंगे हम कृषि बिल पर बात। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये कृषि बिल जो है क्या। तो इसमें जो है मोटा मोटा मतलब समझते हैं, मोटी मोटी बात करते हैं, केवल डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसमें 3 विधेयक हैं कि एक तो है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। दूसरा है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020 और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। तो इसको समझते हैं पहले कि कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 जो है क्या है। इसमें कहा गया है कि इस विधेयक में कहा गया है कि किसान और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। मतलब किसान और व्यापारी अब मंडी के बाहर जो है फसल बेच सकेंगे। तो इससे और इसमें मतलब राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच जो है बिजनेस को जो है व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा जो है ट्रांसपोर्टेशन पर जो है खर्चा कम आएगा। बिचौलिए जो है खत्म होंगे। बाजार में जो है प्रतिस्पर्धा आएगी और कंज्यूमर को चीजें जो है कम कीमत में मिल पाएंगी। किसान अपनी फसल का मूल्य जो है खुद निर्धारण कर पाएगा। तो हमारे इसमें कुछ सवाल हैं। मैं बात लॉजिक पे करूंगा। आप मुझे ऐसे ही ये मत समझ लेना कि मैं बीजेपी का हूं या मैं कांग्रेसी हूं। मैं यहाँ पे ये बात रख रहा हूं कि मैं खुद एक किसान भी हूं और किसानों से मेरे लिंक भी हैं और किसानों से मैं जुड़ा भी हूं और आड़तियों से भी मैं जुड़ा हूं और व्यापारियों से भी जुड़ा हूं। तो ये बात आप सब लोग जानते हैं कि मेरी तीनों लोगों से ही बात होती है और तभी मैं आपको भाव वगैरह आलू का भाव जो देता हूं वो दे पाता हूं। अगर इनसे सबसे मेरे संबंध नहीं होंगे तो मैं आपको आलू का भाव डेली का डेली अपडेट नहीं दे पाऊंगा। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए कि जो मुझे लग रहा है। वैसे मैंने एक दिन पूछा था कि भाई ये किसानों के लिए बिल किसानों के लिए अच्छा रहेगा या खराब रहेगा। तो ज्यादातर लोगों की राय ये आई थी कि मतलब किसानों के लिए बिल अच्छा नहीं है और कुछ लोगों की राय ऐसी भी आई कि किसानों के लिए ये बिल अच्छा है। तो अब जो मैंने पॉइंट रखे हैं इन पॉइंट पे मैं लॉजिक के साथ बात करूंगा। अगर मैं कहीं पे कुछ गलत बोल दूं, अगर आपको लगे कि आप मेरे लॉजिक को काट सकते हैं तो जरूर कमेंट करें और मुझे कमेंट में बताएं कि भाई साहब आपने ये बात गलत कही है और इस बात का सलूशन ये है। और अगर लॉजिक मेरा सही लगे तो बात मान लेना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छा ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक करना और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। तो इसमें जो ये कहा गया कि किसान और व्यापारी जो है मंडी के बाहर फसल बेचने के लिए आजादी होगी। तो किसान तो इसमें नई बात कुछ भी नहीं है। किसान इससे पहले भी खेतों में अपनी फसल बेच रहा था। किसने रोका? इससे पहले किसी को रोका गया कि भाई खेत में फसल नहीं बेचोगे? अगर कोई व्यापारी हमारे खेत में आ जाता है कुछ लेने के लिए तो हम वहां पे बेचते हैं और हमको कोई मना नहीं करता है। किसी ने मना किया आज तक क्या? तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि व्यापारी खेतों में आते नहीं थे और अब व्यापारी जो है खेतों की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। अभी तक क्यों नहीं आते थे, अब क्यों आएंगे? क्योंकि अभी तक व्यापारी जो है मंडी से खरीदते थे सीधे, क्योंकि मंडी में उनको इकट्ठा माल मिलता था, चॉइस मिलती थी कि मैं, और दौड़ना कम पड़ता था, भागना कम पड़ता था। और उन्होंने छोटी सी मंडी मान लो जो है उसमें उन्होंने देखा ये क्वालिटी ये क्वालिटी ये क्वालिटी हमको चाहिए। और खेतों में आपको लंबा लंबा दौड़ना पड़ेगा कि कौन सी क्वालिटी आपको चाहिए, वो क्वालिटी ढूंढना आपको थोड़ा सा मुश्किल भी होगा। तो इसलिए व्यापारी जो है खेतों में नहीं आता था और फिर उसको लोडिंग अनलोडिंग और प्रोसेसिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी क्योंकि गांव में लेबर उतनी इजी नहीं मिलता था जितना मंडी में उस टाइप का लेबर जो है
पीजीएफ लेवल होता है। जैसे बोरे आपके ट्रक पे चढ़ाने हैं तो गांव में आपको ट्रक पे चढ़ाने वाले लोग ही अलग होते हैं। ये कहो कि गांव का कोई भी आदमी ट्रक पे चढ़ा देगा, वो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन वहां पे ट्रक पे चढ़ाने वाले लोग अलग होते हैं, तौलने वाले अलग होते हैं, भरने वाले अलग होते हैं, छाटने वाले अलग होते हैं। तो छटाई बिनाई के लिए जो लेबर यहाँ पे आपको वो लेबर आपको अलग से अरेंज करना पड़ेगा, जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन इसमें नई बात कुछ भी नहीं है। ये कि दो राज्यों के बीच जो है व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। क्या इससे पहले क्या दूसरे राज्य में चीजें जाती नहीं थी? क्या दूसरे राज्य में चीजें इससे पहले भी जाती थी? हर चीज, आलू प्याज लहसुन जितनी भी चीजें हैं सब दूसरे राज्यों में जाती थी। अंतर केवल इतना था कि जब आप मंडी से खरीदते थे तो आपको टैक्स लगता था, मंडी शुल्क लगता था, और आड़ती जो मतलब कमीशन एजेंट का कमीशन है वो आपको लगता था। अब सरकार ने ये किया है कि खेत से अगर आप सीधे खरीद के ले जाते हो माल तो जो है आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, मंडी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दलाली जो पड़ती है वो दलाली बच जाएगी। तो इससे क्या है, जैसे मतलब बिचौलिए जो है बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूं बिचौलियों की। भाई बिचौलिए जो हैं, बिचौलियों को हटा के अगर कीमतें कम हो जाएंगी, अगर बिचौलियों के हटा के कीमतें कम हो जाती हैं तो ये किसान के बीच से ही बिचौलिए हटा के कीमतें कम क्यों हो रही हैं? बाकी भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मतलब जितने भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, जैसे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हो गया, ग्रोसरी के प्रोडक्ट हो गए, और जितने भी मतलब कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, जितने भी मतलब चीजें हम यूज करते हैं, कपड़ा हो गया, मतलब हर चीज, जितनी भी चीजें हम घर में खाते पीते ये हैं, तो वो हम बाजार से लाते हैं। तो वो सीधी क्या कंपनी डायरेक्ट सप्लाई करती है? उसमें क्या बिचौलिए नहीं है? केवल नाम अलग है। ये आड़ती जिसको हमने बिचौलिया बोला है, बिचौलिया बोलते हैं जिसको हम, कि ये बीच एक भाई हर एक चीज, एक आदमी शादी करता है तो उसके बीच में भी एक माध्यम होता है। बिना माध्यम के शादी होना जो है बहुत मुश्किल होती है। और नहीं तो जिसकी शादी में कोई माध्यम नहीं होता है तो उसके में शादी.com जो है वो माध्यम हो जाता है। तो अब जैसे दूसरे प्रोडक्ट आते हैं, कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो क्या मार्केट में डायरेक्ट लेके आ जाती हैं? उनके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, फिर सब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, फिर एजेंसियां होती हैं छोटी छोटी, फिर उसमें से होलसेलर होते हैं, और होलसेलर के पास से रिटेलर के पास आता है, और तब जाके वो प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर के पास पहुंचता है। तो क्या ये सारे लोग कमीशन नहीं लेते हैं उसमें? तो वो बिचौलिए नहीं है। इन बिचौलियों को हटा के चीजों की कीमतें कम क्यों नहीं हो सकती हैं? इन बिचौलियों, अगर इसके बीच में से बिचौलिया हटा के जो है अगर हम चीजों की कीमत कम कर सकते हैं तो बाकी प्रोडक्ट दुनिया भर में जो कंपनियां बनाती हैं उनके बीच से भी ये सब डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी और ये जितने एजेंट वगैरह हैं मतलब खत्म करके डायरेक्ट कंपनी को बोलो कि माल सप्लाई करे गांव में। तो मतलब ये बिचौलिए नहीं रहेंगे बीच में, तो चीजें आदमी को डायरेक्ट मिलेगी और चीजों की कीमत उसकी भी कम हो जाएगी। तो उधर भी आप कम कर सकते हो, उधर कम क्यों नहीं किया आपने? मेरा सवाल है ये। और एक चीज ये है कि अगर ये इतने आड़ती जो हैं, ये बिचौलिए काम करते हैं, ये सब लीगल लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही आके और काम कर रहा है। तो अगर आपको ये लगता है ये कमीशन ज्यादा ले रहे हैं तो आप ये बात कर सकते थे कि कमीशन जो है कम किया जाए, ये कमीशन ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से जो 5% कमीशन ले रहा है, 5% कमीशन, उनको ये बोल सकते थे कि 2% कमीशन पे काम करो, 5% कमीशन से चीजें जो है कीमतें हाई हो रही हैं। तो जो बिचौलिए जो हैं और बिचौलियों के साथ में और सारे भी लोग काम कर रहे हैं, हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है और हम किसी को रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, तो किसी का रोजगार लेना क्या अच्छा होगा? ये भी मेरा एक सवाल है। मुझे नहीं लग रहा है कि किसी का रोजगार लेना जायज बात है। अगर आपको ये लगता है कि ये कीमतें मतलब बिचौलियों की वजह से ज्यादा होती है तो कमीशन को कम किया जा सकता है। जैसे मंडी टैक्स जो है, आप सीधे कृषि से खेत से लेने पे मंडी टैक्स नहीं लेते, आप मंडी से भी मंडी टैक्स हटा लो फिर, या कम कर दो उसको, चीजों की कीमतें जो हैं कम हो जाएंगी। तो इसके बाद कि
कंज्यूमर तक, मतलब कंज्यूमर को ये चीजें कम पैसे में मिलेगी, मतलब बिचौलियों की वजह से जो कमीशन जो पड़ता है इसके लिए चीजों की कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। कंज्यूमर को ये कम में मिलेगी। तो कम कैसे मिलेगी? अगर मान लो कोई बड़ी कंपनी हमारे यहाँ पे आके खरीदती है गांव में आके, और हम रोज आलू की बात करते हैं तो हम आलू ही ले लेते हैं कि आलू आके खरीदती है, तो क्या कंपनी का जो मेन होलसेल जो मेन आदमी होगा वो तो खरीदने आएगा नहीं हमारे गांव में। उसके आदमी होंगे जो मैनेजर होगा, जनरल मैनेजर होगा, फिर एक फील्ड ऑफिसर होगा, फिर उसके एजेंट होंगे, ये सब लोग आएंगे हमारे यहाँ खरीदने के लिए। तो एक चेन सिस्टम होगा जो हमारे यहाँ खरीदने पहुंचेगा। तो क्या ये सारे लोग जो है तनख्वाह नहीं लेंगे? ये कंपनी क्या जब प्रोडक्ट अपना फाइनल बेचेगी तो इनकी तनख्वाह को उसमें ऐड नहीं करेगी? तो चाहे जो कॉस्ट बिचौलियों के बीच में गई है, चाहे ये कॉस्ट इनके लोगों की तनख्वाह के रूप में चली जाए, बात तो एक ही है। कंपनी ऐसा तो नहीं कि उसने हमसे लिया और प्रोडक्ट को उसने 2 रुपए प्रॉफिट करके, कि मतलब एक आदमी सीधा जो हमारे यहाँ एक सब्जी वाला होता है गांव से, उसने सब्जी ली और सीधी रिटेलर में जाके सीधी बेच दी, तो उसने 5 रुपए में ली और 7 रुपए में या 6 रुपए में जाके बेच दी। तो ऐसा नहीं है। इसमें बीच में जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे वो फ्री में कोई काम नहीं करेगा। सारे लोग जो हैं पैसा लेकर ही काम करेंगे, और ये कॉस्ट जो है उस पर ऐड होगी। तो ये प्रोडक्ट जो है उससे कम कीमत का नहीं रहेगा, ये 100% गारंटी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे जीएसटी आई तो हमको ये बताया गया कि सभी राज्यों में कीमतें सेम हो जाएंगी और प्रोडक्ट की कीमत कम हो गई। तो मुझे ये बताएं आप भाई, कौन सा प्रोडक्ट अब आपको कम में मिलने लगा? जब से जीएसटी आई है तब से कौन सा प्रोडक्ट ऐसा हुआ है कि जिसकी कीमत कम हो गई है? हम तो बाजार में जाते हैं, हर चीज की कॉस्ट मुझे बड़ी हुई मिलती है, वो दुकानदार ये बोलता भाई साहब जीएसटी लगने लगा है। तो कीमतें और बढ़ गई हैं, घटी नहीं है। इसमें भी ऐसा ही होगा सेम, कि एक आदमी ऐसे आरती कम से कम फील्ड में तो रहता है, व्यापारी जो है उसका मेन फील्ड में रहता है, तो बाकी लेबर नहीं लगता है इसमें, खाली लेबर जो है लगता है वही लगता है। इसमें तो उनके आदमी आएंगे, मैनेजर आएंगे, फिर मैनेजर का जनरल मैनेजर आएगा, फिर उसका मतलब उससे छोटे वाला जो होगा वो आएगा। तो ये बीच में सारे बैठ के खाएंगे, और कुछ लोग तो बैठ के वहां पे कुर्सी पे बैठ के आराम करेंगे और वहीं से वो मतलब वो करेंगे। तो कॉस्ट इनकी भी सारे की ऐड होगी, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है कम नहीं होने वाली है बिल्कुल भी। एक ये बताया जा रहा है कि किसान अपनी फसल की कीमत जो है खुद तय करेगा। पहले आड़ती जो है औने पौने दाम में बेच देता था, या औने पौने दाम में खरीद, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि औने पौने दाम में बेच देता है, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि औने पौने दाम में खरीद लेता है। आड़ती भैया कोई प्रोडक्ट खरीदता नहीं है। आड़ती सिर्फ जो है बीच का माध्यम है, एक किसान का माल है या किसी का भी माल है या किसी व्यापारी का माल है, वो दूसरे व्यापारी को सेल करता है तुरंत का तुरंत। वो आड़ती कभी खरीदता नहीं है उसको। ऐसा नहीं है कि उसने खरीदा और फिर उसने मतलब 200 रुपए में खरीदा और 300 रुपए में किसी को बेचा, ऐसा नहीं होता है। आड़ती बीच का माध्यम है, और वो जो है एक मतलब व्यापारी का माल दूसरे व्यापारी को सेल करता है। उसकी बीच की जिम्मेदारी होती है उसकी पैसे की, और सारी चीजों की क्वालिटी की सारी जिम्मेदारी उसकी होती है, और वो उसमें अपना कमीशन लेता है। फिर वो किसी भी मतलब व्यापारी ने यहां से खरीदा और माल उसको मुंबई भेजना है, तो उसने मुंबई भेजा और इसके बाद मुंबई मंडी में गया, वहां भी कमीशन लगा। ये कमीशन एक जो है बचेगा इसमें, कि वहां से डायरेक्ट वहां पे पहुंचेगा, लेकिन वहां से सीधा वो प्रोडक्ट जो है मॉल में पहुंचेगा, मॉल में भी लेबर लगेगी, मॉल का भी खर्चा बढ़ेगा। तो ये जो मंडी का जो बचेगा वो वहां पे मॉल का उसमें उतना ऐड कर दिया जाएगा। और प्रोडक्ट की कीमत बिल्कुल भी ये कहो कि आलू आपको और प्याज आपको सस्ते दामों में मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि मॉल में थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी होगा वही काम करेगा, तो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा वो कम पैसे में काम नहीं करेगा, और यहाँ पे कुछ लोग अनपढ़ लोग भी जो है काम कर लेते हैं। तो चीजों की कीमत बिल्कुल, कंज्यूमर को कोई भी आइटम सस्ते में नहीं मिलेगा। जैसे जीएसटी आने से कोई भी प्रोडक्ट सस्ते में नहीं मिला, वैसे ही ये बिल आने से भी कोई भी प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर को सस्ते में नहीं मिलेगा। व्यापारियों को जरूर फायदा होगा, और किसान जो बोलते हैं कीमत खुद डिसाइड करेगा। अरे किसान को यही नहीं पता है कि दूसरी जगह का बाजार है क्या, उसको अपनी जगह का बाजार फिर भी मालूम होता है।
बाजार में जाता है तब तो फिर भी देख लेता पड़ोस में उसका ये रेट बिक रहा है, उसका ये रेट बिक रहा है, उसका ये रेट बिक रहा है। लेकिन गांव में तो उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि बाजार है क्या। वो अगला आदमी जो रेट मांगेगा उसमें उसको समझ में आएगा तो दे देगा, और देखेगा पड़ोसी ने हाँ इस रेट में बेच दिया तो ठीक है हम भी दे देते हैं। बाहर बाजार क्या चल रहा है ये किसी को मतलब पता नहीं होता है। बहुत कम किसान ऐसे हैं जो बहुत मतलब बड़े किसान हैं या पढ़े लिखे किसान हैं, उनको ही बाहर का, और मतलब बड़े किसान हैं वो मोस्टली उनका प्रोडक्ट ज्यादा होता है तो वो इधर उधर का मार्केट पता रखते हैं, तो वो जो है वो कीमत उसकी तय कर सकते हैं। छोटा किसान कभी कीमत तय नहीं कर पाएगा। इवन अड़तिया उल्टा जो है लड़के जो है कीमत ले लेता है ज्यादा, और किसान जो है कीमत उसकी ज्यादा नहीं ले सकता है, कभी भी ये फैक्ट नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि इससे मार्केट में प्रतिस्पर्धा आएगी, चीजों की कीमतें जो है मतलब ज्यादा ऊपर जाएगी। भाई मार्केट में प्रतिस्पर्धा कैसे आएगी? एक हाथ में बंदूक है और एक हाथ में तलवार है, तो दोनों आदमी कैसे लड़ेंगे? अगर हमेशा बंदूक वाला ही जीत में रहेगा, तलवार वाला अगर उससे बंदूक वाले जीतना पड़ेगा, जीतना चाहेगा तो उसको जो है छल करना पड़ेगा, वैसे तो नहीं जीत पाएगा। क्यों? बंदूक वाला तो दूर से फायर करेगा और तलवार वाले को पास आना पड़ेगा, तो वो छल करके बंदूक वाले को भले ही जीत ले, नहीं वैसे तो नहीं जीतने वाला। ये बात मैंने क्यों कही है? ये इसलिए कही है मैंने कि जब आप मंडी के बाहर से खरीदेंगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जब आप मंडी के अंदर खरीदेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो मंडी के अंदर जो खरीदेगा तो वो कम कीमत में लेगा, और मंडी के बाहर खरीदेगा वो थोड़ा ज्यादा कीमत में ले सकता है, क्योंकि उसकी मतलब कॉस्ट कम गिर रही है। तो जब मंडी के बाहर कॉस्ट ज्यादा मिल रही है और मंडी के अंदर कॉस्ट कम मिलेगी, तो आदमी मंडी जाएगा क्यों? और मंडी जाएगा नहीं तो मतलब मंडियों का क्या होगा? ये आड़ती सारे क्या करेंगे, या आड़तियों से जुड़े हुए लोग जो है वो क्या करेंगे, या व्यापारी जो है? भाई आपने बाहर तो ऐसा तो नहीं कि वो बड़ी कंपनियां ही आएंगी वही खरीदेगी बाहर, व्यापारी ही ले ले हम। अगर हम ये सोचे कि एक आड़ती ये सोचेगा चलो हम कम कमीशन पे काम कर लेंगे और हम तो अपने मंडी में ही बैठेंगे और यहीं से काम करेंगे, लेकिन एक व्यापारी जो है व्यापारी मतलब वहां ले रहा है तो उसको 2.5% पड़ रहा है, तो क्या वो गांव नहीं निकल सकता है? अगर आड़ती सारे बैठे रहे मंडी में और व्यापारी सोचेगा यहाँ पे नहीं, तो वो वहां पे कम कीमत में लेगा, कम कीमत में लेगा तो किसान नहीं जाएगा, और ज्यादा कीमत में लेगा तो वो उसका महंगा पड़ेगा। तो लिहाजा जो है व्यापारी भी गांव में ही निकल पड़ेगा और मंडियां जो है बंद हो जाएंगी और आड़तियों का धंधा जो है चला जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा। आपने मंडी के अंदर ये प्रोसेस रखा है, आड़तिया जो है मंडी के बाहर दुकान लगा लेगा अपनी, वो मंडी के बाहर बैठेगा, तब ऐसा होगा। और नहीं तो टैक्स में चोरी होगी, नहीं तो टैक्स में चोरी होगी। जो अभी आप गेट पास जो अभी अगर आलू की गाड़ी लोड करता है तो 10-5 हजार रुपए गेट पास कटा के जो गाड़ी निकालता है बाहर, क्योंकि गाड़ी 50 जगह चेक होती है कि भाई इसका गेट पास कटा है कि नहीं कटा है, तो गेट पास कटाना ही पड़ता है वो। और अब तो मंडी के बाहर गाड़ी निकल जाए केवल तो आड़तिया 500 रुपए देके गाड़ी निकालेगा बाहर, सॉरी व्यापारी। वो क्यों गेट पास कटाएगा? क्योंकि गाड़ी गेट के बाहर हो जाए केवल, बस काम खत्म। इसके बाद तो कोई चेक करने वाला है नहीं कि भाई मैंने कहां से खरीदा, वो बाहर से बताएगा मैंने बाहर से खरीदा है। या ट्रैक्टर वहां पे मंडी के गेट पे आएगा, मंडी के गेट के अंदर घुसेगा ही नहीं, वहीं से उसको मतलब गाड़ी को अनलोड करा लेगा अपने ट्रक पे, उस पे तो रोक टोक है नहीं। तो ये खीर जो है ऐसी फैल जाएगी कि सरकार को समेटने की जो है मुश्किल पड़ जाएगी। एमएसपी की बात सरकार कर रही है कि एमएसपी बनी रहेगी। भाई अभी जो एमएसपी, सरकार को ये सोचना चाहिए कि एमएसपी जो अभी है, जैसे मक्का की एमएसपी जो है 18 रुपए 50 पैसे रखी गई थी, तो ये 11 रुपए क्यों बिक रही है? सरकार ने इस पे कोई कदम क्यों नहीं उठाया? और गेहूं की एमएसपी 19 रुपए 25 पैसे है, तो क्या गेहूं 19 रुपए 25 पैसे खुले मार्केट में बिक रहा है? अगर नहीं बिक रहा है तो क्यों नहीं बिक रहा है?
सरकार को इस पे ठोस कदम उठाना चाहिए कि एमएसपी भाई हमने जो तय कर दी है, किसान को इससे पहले नहीं मिल इससे पैसे कम नहीं मिलने चाहिए, चाहे वो कहीं भी बेचे, चाहे खुले मार्केट में बेचे, चाहे मंडी में बेचे, चाहे गांव के बाहर बेचे, चाहे गांव के अंदर बेचे, चाहे वहां पे जो सरकारी दुकान है वहां पे बेचे। और क्या सरकारी दुकान पे ये वो लोग लेते हैं क्या किसान से सीधा? वहां पे एक दलाल अगर किसान लेके जाता है तो उसका माल जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, और वहीं पे वही माल लेके एक दलाल पहुंचता है तो वहां पे वही चीज तुल जाती है। मतलब तो वो एमएसपी का फायदा किसान को मिल ही नहीं रहा है। तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि एमएसपी का फायदा किसान को मिलेगा कैसे, या एमएसपी को इतना शक्ति से लागू करना चाहिए। ये एक चिंता का विषय है। दूसरा विधेयक है कृषि सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन व कृषि सेवा करार विधेयक 2020। तो ये विधेयक जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो है बढ़ावा देता है। तो इसमें भी कोई नई बात नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इससे पहले भी हो रही थी। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे कोई रोक थी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हो रही थी। बहुत सारे लोग हमारे पड़ोस में ही जो है बीज वगैरह करवाते हैं और भी चीजें अपनी करवाते हैं, वो आलू वगैरह भी करवाते हैं अपना। तो इससे फायदा सिर्फ, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फायदा जो है छोटे किसान को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है जो 1 एकड़ से कम वाला किसान है उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। वो बड़ा किसान देखेगा जिसके पास 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन वाले लोग ही नहीं है। यहाँ तो 1 एकड़ 2 एकड़ और आधा एकड़ वाले किसान हैं, उनका क्या होगा? तो और फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फायदा जो है सिर्फ बड़े आदमी को मिलेगा, छोटे किसान को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ये तो होगा कि प्रोडक्शन जो है बढ़ सकता है, क्योंकि ये लोग थोड़े सी मतलब इनके लोग विशेषज्ञ लोग होंगे इनके पास, और ये तकनीक से आपकी खेती करवाएंगे, नया बीज लाके देंगे आपको, या नया बीज बोने के लिए बोलेंगे, तो आपकी जो है प्रोडक्शन बढ़ेगी उससे। लेकिन ये कहो कि जो इसमें जोखिम की बात की जा रही है कि आप फसल बोने से पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और जो जोखिम वगैरह जो भी होगा वो ये लेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्टर लेगा, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ। आगे सरकार कितना मतलब इस पे वो करती है उस पे देखना होगा। कॉन्ट्रैक्टर आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब तक फसल मार्केट में उससे ऊपर की रेट की होती है तो वो फटाक से ले लेता है। और अगर प्रोडक्ट जो फसल की कीमत जो है जो भी आपने किया, जैसे सपोज आलू ही किया, अगर उसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट 500 रुपए का किया है, 500 रुपए पैकेट का किया है, अगर मार्केट में 400 रुपए पैकेट बिक रहा है तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट भूल जाएगा और आपसे वो आलू बिल्कुल भी 500 रुपए में नहीं लेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें हिडन में ऐसी लिखी होंगी जो आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ भी नहीं पाओगे। और आप क्या फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा कभी? सीधा आपने आई एग्री बटन दबाया है। और आपने अगर ईमेल आईडी बनाया होगा तो ईमेल आईडी का कभी आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा? नहीं पढ़ा होगा, आपने सीधा आई एग्री बटन दबाया होगा। दुनिया भर की तमाम ऐप जो है आपने डाउनलोड की होगी, कभी आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा? नहीं पढ़ा, खाली आई एग्री बटन दबाया होगा आपने। उसमें इतनी हिडन चीजें लिखी होती हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे तो कॉन्ट्रैक्टर जो है कभी नहीं फंसेगा, हमेशा आप ही फंसेंगे उसमें। मतलब आप तो जब आपसे वो आलू का आप बोलोगे भैया मेरा तो 500 रुपए में करार था आपसे और आप क्यों नहीं ले रहे हो, वो उसमें तमाम कमियां निकाल देगा कि भाई देखो इसका साइज छोटा है, या इसमें शुगर कम है, या इसमें शुगर ज्यादा होगा। आपके पास कोई शुगर नापने की मशीन है क्या कि जिससे आप शुगर नापोगे? नहीं भैया इतना नहीं है, तो इतना है। कोई शुगर मतलब नापता है यहाँ पे आलू की क्या? लेकिन कंपनी नापेगी, वो कंपनी बोलेगी ना लेना होगा तो वो बोलेगी नहीं भैया इसमें शुगर ज्यादा है, इसका साइज ऊंचा हो गया, इसका साइज नीचा हो गया। अगर यही 400 रुपए में उसने अगर कॉन्टेक्ट किया है और 500 रुपए में वो अगर खरीद रहा है, मतलब बाजार 500 रुपए का है, तो उसमें कुछ भी ज्यादा नहीं होगा, वो ले लेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है बीज की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार आएगा, प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा और छोटे किसानों का इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, बड़े किसानों का इसका लाभ मिल सकता है। और जोखिम जो है वो किसान को ही झेलना पड़ेगा। जोखिम के टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर जो है आपसे अलग हो जाएगा। अभी तक तो यही होता रहा है और आगे सरकार की नीति कितनी तगड़ी रहती है, कॉन्ट्रैक्टर को कितना वो कर लेता है, वो देखना होगा।
दूसरा तीसरा इसका जो विधेयक है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। तो इसमें जो है कुछ वस्तुएं जो है मतलब जरूरी उससे जो है हटाने की बात करी जा रही है। इसमें जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज को सूची से हटाने का प्रावधान है। मतलब ये आवश्यक वस्तु नहीं है। अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज ये जो है ये जरूरी चीज नहीं है। तो इसका आप जो है भंडारण कर सकता है कोई भी कितना भी, सिर्फ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। भाई अब अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज सब आपका मतलब ये तो बचा क्या है इसमें? खाली गोभी, टमाटर, धनिया, पुदीना ये संरक्षण मतलब बचेगा तो इसका संरक्षण हो ही नहीं सकता है। तो हरी सब्जियों का संरक्षण किसान करे। और बाकी ये अगर एक कंपनी आती है, एक कंपनी, हमारे देश में इतने पैसे वाले लोग हैं जो जिनका वर्ल्ड में नाम है, तो वो क्या एक मतलब देश की कोई एक चीज या दो चीज पूरी नहीं खरीद सकते हैं क्या? अगर वो देश का पूरा मार्केट डंप कर लेता है और फिर वो सस्ते दामों में डंप करता है और इसके बाद वो बोलता है कि जैसे उसने 25 रुपए में खरीदी, उसके बाद बोलता है कि भाई 250 रुपए में बेचूंगा, आप क्या करोगे? जो चीज आपने 25 रुपए में बेची वही चीज आपको 250 रुपए में खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ एक आदमी के पास डंप हो चुकी है। तो ये चीज जो है किसान ने ही जो चीज, ऐसा नहीं है कि आलू किसान पैदा करता है वो कभी खरीदने नहीं जाता बाजार में, वो भी खरीदता है। जब आलू कोल्ड में रख देता है तो सोचता है कहाँ अब 2-1 महीने वो खरीद के ही खाता है। तो उस टाइम पे जो उसने 25 रुपए बेचा है और अगर वो चीज की कीमत अगर 50 रुपए रखी गई तो 50 रुपए में खरीदना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो तो बेच चुका है। तो क्योंकि चीज एक के हाथ में पहुंच गई है। तो ये भंडारण का जो नियम जो है ये लोगों को, आम लोगों को जो है तकलीफ दे सकता है। और तो अभी तक इसमें मुझे जो पॉइंट समझ में आए तो मैंने तर्क के साथ जो है बोला। और इन सब से जो है फायदा उतना ही होगा जितना कि जीएसटी आने से लोगों को फायदा हुआ है, जितना कि नोटबंदी आने से लोगों को फायदा हुआ है, और जितना कि जो एक पौष्टिक आहार से गर्भवती महिला और गर्भवती शिशु को जो है मतलब उसका पोषण अच्छा हो रहा है। मतलब जो सरकार, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, सरकार जो पंजीरी बांट रही है जिससे वो ये सोचती है कि हमारे देश की जो गर्भवती महिलाएं और गर्भवती महिलाओं के मतलब उनके शिशु जो है वो स्वस्थ हो रहे हैं। पंजीरी कौन खा रहा है ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर धारणा ऐसी है कि भाई कि हाँ ये पंजीरी खाने से गर्भवती महिला स्वस्थ हो रही है, उसका बच्चा अंदर स्वस्थ हो रहा है और खा कोई और रहा है उसको, तो अगर ऐसी सोच है तो जरूर ये किसान बिल लोगों को फायदा पहुंचाएगा, सरकार को फायदा पहुंचाएगा। और तो वैसे ही ये सब होगा और इतनी खीर फैल जाएगी जिसको समेटना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि आड़तिये जो है वो मंडी के बाहर निकल आएंगे, मंडी छोड़ के वो मंडी ये बर्बाद हो जाएंगी। और व्यापारी भी जो है वो बाहर निकलेगा, नहीं तो वो मंडी के बाहर दुकान खोल के बैठेगा। तो ऐसा बहुत सारा कुछ होगा। नहीं तो वो मंडी में से अगर करेगा तो मंडी में वो मंडी शुल्क की जो है चोरी 100% करेगा, नहीं तो उसको पड़ता ही नहीं आएगा। अगर उस पर दबाव दिया जाएगा तो वो मंडी के बाहर आके बैठ जाएगा जहां पे कोई रोक टोक नहीं होगी। तो उस टाइम पे आपको यही सोचना पड़ेगा कि चलो बेटर है क्योंकि कुछ तो दे रहा है। तो अभी तक आपने मतलब मुझे जो लगा मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा ये किसान के लिए कितना फायदेमंद चीज है। एक चीज और मैं बता दूं, इसके पीछे सरकार की एक मंशा और हो सकती है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सक्सेस हो गया तो एक रूल और आ सकता है कुछ दिन के बाद। ये सक्सेस होने के बाद ऐसी सरकार की सोच हो सकती है, मुझे पता नहीं है कि नहीं है, कि सामूहिक खेती कि मतलब ये बात ये उठेगी कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में छोटे किसानों को तो फायदा मिल ही नहीं रहा है, बड़े किसानों को फायदा मिल रहा है, तो इसका क्या हो। तो ऐसा आ सकता है कि भाई कि सारों की जो है खेती इकट्ठी कर दी जाए और एक कॉन्ट्रैक्ट में किसी को दे दी जाए, उसको उसका पैसा दे दिया जाए। मतलब खेत वाले के पास खेत भी नहीं रहेगा, उसको उसका एक पैसा मिल जाएगा। और सारा जो मतलब जो अभी 2 बीघा का, 1 बीघा का, आधा बीघा का खेत है उसका, वो 1000 बीघा और 500 बीघा के प्लाट में तब्दील हो जाएगा, उसका आपको पैसा मिल जाएगा। और आप जो है उस टाइम पे उन्हीं खेतों में आप नौकरी करेंगे
उन्हीं लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने लिया हुआ है वो खेत लेगा, उसी का आप ट्यूबवेल चलाएंगे, आपके लड़के उसी का ट्रैक्टर चलाएंगे। और ऐसा भी जो है हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास खेत नहीं बचा होगा, आप स्वच्छंद काम नहीं कर पाएंगे, आप एक नौकर बन के रह जाएंगे, आपको नौकरी करनी पड़ेगी। अभी तो खेत में आपको ये है कि मुझे जो लगता है मैं बोऊंगा, उसमें फसल काटूंगा, ये करूंगा, जो भी होगा वो करूंगा, फिर आपके पास नौकरी के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। आपके पास अपनी जमीन होते हुए भी आपको नौकरी ही करनी पड़ेगी उन पूंजीपतियों की, जो हम वैसे भी करते आ रहे हैं। और आपके पास जिनके पास जमीन नहीं है वो तो कर ही रहे हैं, और जिनके पास जमीन है वो भी पूंजीपतियों के नौकर ही बन जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें। और जो भी मतलब आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो कमेंट में मुझे लॉजिकली बताएं कि भाई आपने यहाँ पे गलत बोला है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें ताकि ये बात दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। धन्यवाद।